नमस्ते बच्चों। 8 कक्षा के सभी छात्र और छात्राओं को इस ऑनलाइन क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत करते हुए बच्चों, हम हिंदी विषय में पाठ 3 मेरा देश मेरी माँ ये चैप्टर को हम पिछले कक्षा में प्रारंभ कर चुके हैं, जो एक संकलित है। भाग 1 में हमने कुछ विषयों का अध्ययन किया था। आज हम भाग 2 पढ़ रहे हैं। तो भाग 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, पुनरावर्तन करेंगे, फिर आगे हम चलेंगे। यहाँ पर भाग 1 में हमने पाठ का आशय पढ़ा था, मेरा देश मेरी माँ। इस पाठ का आशय हमने सविस्तार जान लिए हैं। उसके बाद इस पाठ के कठिन शब्दार्थों को भी हमने जान लिए हैं और पाठ का सारांश कुछ हद तक हमने पढ़ा था। तो थोड़ा एक बार मैं उसे आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक शाम 1965 की एक शाम को हर तरफ शांति का वातावरण था। तभी अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। इस हमले से भारतीय सेना भयभीत यानी चौंका देने वाला प्रसंग होता है। फिर छुट्टियां बिताने गए हुए सभी सेनाओं को इस इमरजेंसी के लिए, जो इस हमले की वजह से सभी छुट्टियों को रद्द कर दी जाती है और उन्हें वापस सेना में भर्ती होने के लिए आग्रह किया जाता है। तभी एक गांव में ये सूचना सुनते ही सेना का मेजर अपनी सूचना मिलते ही वो तैयार होता है सेना के जाने के लिए। तभी वो माँ के पैरों को छूकर प्रणाम कर कर आशीर्वाद लेता है। तो माँ का ममत्व जाग उठता है। माँ के आंसू भर आते हैं, पुत्र के भी आंसू भर आते हैं। मातृ वात्सल्य का दृश्य रहता है। तभी माँ अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, बेटा अब मातृभूमि की रक्षा प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, उसे निभाना चाहिए। और याद रखना, भारतीय परंपरा क्या है, गोली जो है दुश्मन के हमें पीठ पर खाने की है, सीने पर खाना है, पीठ पर नहीं। भारतीय सेना की परंपरा क्या है, गोली को हमें सीने पर खाना है, पीठ पर नहीं। ऐसा आशीर्वाद देते हुए माँ उसे विदा करती है और मेजर सेना में जाते वहां पर मोर्चा संभाल लेते हैं। इच्छोगिल नहर जो लाहौर से 14 किलोमीटर दूरी पर है, वो एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा होता है। उस नहर को तोड़ने के लिए गांव से आया हुआ एक मेजर तैयार होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 20 पर आइए, पैरा नंबर 2। देखिए बच्चों, मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चे को संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दे को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। अब वो इच्छोगिल नहर को तोड़ना कौन चाहता है, इच्छोगिल नहर को तोड़ने की तैयारी कौन करना चाहता है, इस बात पर चर्चा होने पर, प्रश्न उठने पर गांव से आया हुआ मेजर तुरंत तैयार हो जाता है कि मैं इच्छोगिल नहर को भेजने के लिए तैयार हूं। तो जब वहां पर जाता है, सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा एक कार्य आसान नहीं था, मुश्किल था, फिर भी मेजर उसके लिए तैयार होते हैं। तो वहां पर मौत की परवाह यानी अपनी मृत्यु की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर मेजर आगे बढ़ने लगते हैं उस इच्छोगिल नहर के भेद को तोड़ने के लिए। मौत की परवाह का मतलब होता है बच्चे चिंता किए बिना मेजर ने मोर्चे को संभाला, यानी उस बटालियन को संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे मेजर अपने बटालियन को लेकर किस तरफ बढ़ने लगे, इच्छोगिल नहर की ओर बढ़ने लगे। युद्ध भीषण चल रहा था। दिल दहलाने वाली मतलब भयभीत करने वाली गोलियों की आवाज, बम की आवाज, बंदूकों की आवाज, तोपों की आवाज, दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दे को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। देखो, हम हमारे पास दीपावली में फटाकड़ी लगाते हैं तो उसका हमको शोर बर्दाश्त नहीं होता। ये तो सचमुच की गोली बमबारी की आवाज रहता है। कल्पना कीजिए, अगर हम कोई फिल्म देखते हैं, उस फिल्म का बंदूक की आवाज या बम का आवाज या तोप का आवाज सुनते हैं तो हमारे कान जूझने लगते हैं, वी करने लगते हैं। अब सामने युद्ध हो रहा है, सही में बम गिर रहे, सही में गोली चल रही है। अगर ऐसा देखने का दृश्य अगर हम हो तो हम उसे सुन नहीं सकते, हमारे कान के पर्दे फट जाते हैं।
तो कहीं पर हमने सुना हो तो गोली चली है वहां पर 1 साल तक उसका आवाज हमारे कान में गूंजने लगता है। तो यहाँ पर उनके सामने बमबारियां हो रही है, मेजर के सामने गोलियां बरस रहे हैं, बम बरस रहे हैं। तो यहाँ पर कैसा मंजर होगा, कैसा दृश्य होगा, हम यहाँ पर बैठकर फिल्मों में देखते हैं तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। वो सचमुच में वहां पर वो युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो एक कल्पना कर सकते हैं हम कि वो दृश्य कैसा हो सकता है कि सेना कैसे युद्ध के लिए, हमारे भारतीय सेना अपने प्राण को निछावर कर युद्ध करने को तैयार रहते हैं। ये उनके लिए हमें गर्व की बात है। यहाँ पर वही हालत है, दिल दहलाने वाली गोलियां, भयभीत करने वाली गोलियां, इधर से सनसनाती हुई गोलियां आ रही है। वो सब आवाज कानों के पर्दे फाड़ने जैसी हालत बन गई थी। हम अगर रहे तो हमारे कान के भरते फट जाते, हम बहरे होते हैं। ऐसा दृश्य वहां पर चल रहा था। मेजर मोर्चे को संभाल कर उस इच्छोगिल नहर की ओर बढ़ने लगे। कौन बच्चों? मेजर, जो गांव से आया था वो मेजर मोर्चे को संभाल कर आगे बढ़ रहा था। गोलियां चल रही थी। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। आगे कहते हैं मेजर पर देशभक्ति का जोश छाया हुआ था। जोश मतलब उत्साह, जोश मतलब उमंग। जो देश के लिए अपने प्राण को निछावर करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर वो युद्ध के लिए जाता है, तो एक उत्साह में, आनंद में वो आगे बढ़ रहा है। पूरी तरह देश प्रेम जोश में आया हुआ था। किसका बच्चों? वो गांव से आए हुए उस मेजर को। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था। अवसर, अब देखेंगे कि उस नहर के पास से कोई शत्रु बाहर आता है क्या हम पहले जाना, ऐसे मौके का इंतजार करने का भी समय नहीं था। वो बिना सोचे उस मौके का इंतजार को भी नहीं किया, वो आगे ही बढ़ते गए। कौन? मेजर, जो गांव से आया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर आगे बढ़ रहे थे। मौके का इंतजार भी नहीं कर सकते थे। मौके का इंतजार करेंगे तो आगे के पल क्या हो सकता है मालूम नहीं। अब कैसे भी हमने प्राणों की बाजी लगाई है, चलो युद्ध के लिए, तो वो आगे बढ़ते गए। गोलियां उधर से बरस रही है, गोलीबारी बरस रही है। दुश्मन के धड़ाधड़ गोलीबारी हो रही है। ये आगे बढ़ते अपने बटालियन को लेकर धीरे धीरे आगे इच्छोगिल नहर की ओर बढ़ रहे हैं। दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे। टैंकों का मतलब यहाँ पर, टैंकों का मतलब आपको यहाँ पर चित्र में दिया है। देखो यहाँ पर गोलीबारी हो रही है, पेज नंबर 20 पर चित्र में आमने सामने सेनाओं में गोलीबारी हो रही है। वहां पर टैंक बताया गया है। टैंक का मतलब होता है युद्ध की तोप गाड़ी। आपने देखा होगा, आपने फिल्मों में वो देखा होगा कि युद्धों की तोप गाड़ी होती है, उसमें से बड़े बड़े बम डालकर सामने शत्रुओं को नाश किया जाता है। टैंकों का मतलब होता है युद्धों की तोप गाड़ी। जो एक गाड़ी रहती है, उसमें तोप लगाए हुए रहते हैं, उससे वो शत्रु पर हमला कर देते हैं। समझ में आया बच्चों? ध्वस्त का मतलब नाश कर देना, मिटा देना, संपूर्ण उसका सर्वनाश कर देना। ऐसे टैंकों को ध्वस्त करते हुए, सामने वाले शत्रुओं के टैंकों को ध्वस्त करते हुए, गोलीबारी करते हुए कौन आगे बढ़ रहा था? मेजर और उसके बटालियन आगे बढ़ते जा रही थी। किधर? इच्छोगिल नहर के तरफ से। आगे देखो, तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाते हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। मां के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वो टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे हैं। दुश्मन चारों तरफ से गोलियां चला रहे हैं, परवाह किए बगैर, मौत की परवाह किए बगैर, जान की परवाह किए बगैर मेजर आगे बढ़ रहे हैं। तभी क्या होता है? तभी दुश्मनों की कई गोलियां एक साथ, कई गोलियां नहीं, 4-5 गोलियां एक साथ सनसनाती हुई यानी आवाज करती हुई तेजी से, सनसनाती हुई आवाज करते हुए तेजी से कहाँ आई? मेजर के हाथ और पेट में घुस गई। मेजर के हाथ और पेट में गोलियां घुस जाती है। कहां पर घुस जाती है बच्चों? मेजर के पेट और हाथ में गोलियां एक साथ 4-5 गोलियां सनसनाती हुए आकर घुस जाती है। यहाँ पर इतना होने के बाद वो गिरे नहीं। इतना होने के बाद आगे वीरता के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो
अपने माँ को दिए हुए वचन को स्मरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखो, भारतीय परंपरा क्या है, सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। भारतीय परंपरा अपने छाती पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। ये माँ के आशीर्वाद के दिए हुए वचन, माँ के आशीर्वाद के दिए हुए शब्द मेजर को वहां पर स्मरण हो रहे थे, प्रेरणा दे रही थी, उसको उत्साह दे रही थी। किसे, मेजर को। उतने गोलियां हाथ में लगी है, पेट में लगी है, लगने के बाद भी वो आगे बढ़ रहे हैं जोश के साथ। शरीर में सारे गोलियां प्रवेश कर चुकी है। देखिए आगे, तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाते हुए आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई, मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती रही। उतने गोली लगने के बाद भी माँ के आशीर्वाद को याद करते हुए, माँ के वचनों को याद करते हुए मेजर आगे बढ़ रहे हैं। उतने में क्या होता है, चोटों की परवाह, गोलियां 4-5 लगी है, हाथ में लगी है, पीठ में लगी है, पेट में लगी है, तो कहीं उसकी परवाह न किए, खून बह रहा है, उसी तरह वो आगे चोटों की परवाह, अपने घावों की परवाह न किए बगैर, चिंता किए बगैर वो आगे बढ़ते ही रहे। गोलियां एक एक कर आकर उनके सीने में घुसती गई। अब उनके गोलियां सभी एक साथ सनसनाते हुए आई, पूरे छाती में, सीने पर उनके गोलियों से भर दिया गया। घुसती रही मतलब एक एक शरीर में गोलियां प्रवेश करती रही। देखिए बच्चों, ये कैसा एक दृश्य होगा, हम कल्पना कीजिए कि सेना में भारतीय वीर गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर हमें उंगली में थोड़ा सा कहीं तो कट जाता था, हमें बेचैन बेकरार, नींद नहीं आता, हॉस्पिटल कर दवाई कर हमें छुट्टियां लेकर उसको इतना सा लगे। तो यहाँ पर सीने पर गोलियां है, पेट में गोलियां है, हाथों पर गोलियां है। इतनी गोलियां खाकर भी वो जोश के साथ अपने माँ के आशीर्वाद को, वचनों को याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सही में यह हमारे लिए गर्व की बात हो सकती है बच्चों। आगे देखिए, स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम नहीं रुके। अब वो हालत देखा गया, समय देखा गया कि अब गोलियां पेट में लगे, हाथ में लगे, सीने में गोलियां लगे हैं मेजर के। तो ऐसे परिस्थिति में उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया। मेजर, अब आपको हालत को मद्देनजर रखते हुए आप पीछे आ जाइए, बाद में हम युद्ध को आगे बढ़ाएंगे, पहले आपके हालत को देखना है। लेकिन मेजर ने कोई आदेश को नहीं माना। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम नहीं रुके, वो नहीं रुके। इसी तरह दुश्मनों के टैंकों को, एक गोली मुझे लगती है तो 10 गोली दुश्मनों को मारते हुए, दुश्मनों को गिराते हुए, दुश्मनों के बमबारी करते हुए, टैंकों को ध्वस्त करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। एक बार उसने निर्णय लिया था कि मौत की परवाह किए बगैर माँ के दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए आगे ही बढ़ते रहे। आगे देखो बच्चों, दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री गले ही उन्होंने दम लिया। विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया कि दुश्मनों के उसी हालत में जो गोलियां लगी है, ऐसे ही हालत में आगे बढ़ते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते हुए, टैंकों को और दुश्मनों को ध्वस्त करते आगे बढ़कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। कौन? गांव से आया हुआ मेजर। विजयश्री ने सफलता को पाकर ही उन्होंने दम लिया। आगे देखो बच्चों, अब इतना सब लगने के बाद, दुश्मन को, सब टैंकों को ध्वस्त करने के बाद, दुश्मनों को मारने के बाद क्या होता है आगे? तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया। तुरंत ही क्या किया उन्हें? वहीं पर लाहौर, पंजाब वहीं पर ही है। पंजाब में आने वाला शहर है अमृतसर। जो उस अमृतसर के कौन से अस्पताल में मेजर को लाया गया? सैनिक अस्पताल में। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया। किन्हें लाया गया? मेजर को। किस हालत में लाया गया यहाँ पर विवरण दे रहे, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था।
रुदे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? उन्हें उसी हालत में सीने में, हाथ में, पेट में गोलियां लगी हैं। उन्हें अपने बटालियन के सेना उनको पंजाब के अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाता है। सीने में गोलियां खसक रही थी। कैसे था हालत? पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका, पूरा सीना यहाँ गोलियों से छलनी हो गया था। छलनी मतलब आटा छलनी की छलनी रहती ना, उसी प्रकार उनके हृदय का, उनके छाती का आकार भी उस छलनी की तरह हो गया था। जगह जगह पर गोलियां दुश्मन के घुस चुकी थी सीने पर। रुदे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थी। तो रुआ सा चेहरा लेकर रोते हुए अधिकारियों ने उस मेजर से पूछा, यहाँ पर चित्र में दिया है, देखो बच्चों चित्र में पेज नंबर 21 पेज नंबर पर यहाँ पर उसे पलंग पर लेटा गया है। आजू बाजू उनके बटालियन के लोग ठहरे हैं। उनसे पूछते हैं रोते हालत में अधिकारी उनसे पूछ रहे, मेजर आपकी कोई अंतिम इच्छा है? मेजर आपकी कोई अंतिम इच्छा है? बच्चों यहाँ पर अंतिम इच्छा तब पूछी जाती है जब सेना में कोई जवान शहीद होने को आता है या अपने प्राणों के समीप रहता है, तब उसे अंतिम इच्छा पूछी जाती है। और किसी को जब फांसी दी जाती है तो उसे फांसी देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसे पूरा कर देते हैं। तो उसी तरह सेना में भी एक नियम है कि अगर कोई सैनिक अपने प्राणों को बाजी लगाकर युद्ध में अगर घायल होकर आता है, अगर उसके बचने के कम संभावना होती है, वो शहीद होने के लिए जा रहा होता है, तो तब उसके परिवार वालों को कुछ संदेश देना है या ऐसा कोई अंतिम इच्छा है, ऐसा पूछने का एक नियम रहता है। तो यही रोती सूरत में उस अधिकारी ने मेजर से पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थी। कसकना का मतलब होता है खटकना। यहाँ पर रहने को ऐसे हिल रहे हैं, गोलियां कसक रही है, चोट खा रही है रुक रुक कर। वहां पर गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, इतना अगर हमें लगता है तो हम वहां पर बचते ही नहीं, लेकिन पेट में, हाथों में, सीने में, छाती में गोलियां खाकर भी उस मेजर के चेहरे पर मुस्कान है। उस चेहरे पर एक झलक देखने के लिए हम रो रहे हैं, लेकिन वो मेजर हंसते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ मेरी मां तक संदेशा पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। तो मां जब उसे वापस सेना में आ रहे थे तब उन्होंने मां को एक वचन दिया था, याद है बच्चों क्या वचन दिया था? भारतीय परंपरा क्या है? गोली सीने पर खाने वाली है, पीठ पर नहीं। यानी शत्रु को पीठ दिखाकर नहीं आती भारतीय सेना, शत्रु को मारकर सीने पर गोली खाकर आने वाली सेना भारतीय सेना है। तो ऐसा आशीर्वाद देते हुए मां ने उन्हें युद्ध पर भेजा था। तो वो बात उन्हें स्मरण आ रही है कि अधिकारी रोते रोते उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी अंतिम कोई इच्छा है? तो तभी मेजर कहता है, अपने चेहरे पर मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट लाते हुए उन अधिकारी को कहते, हाँ मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मेरे मां तक एक संदेशा पहुंचा देना। जब मैं नहीं रहूंगा, शहीद हो जाऊंगा, तब मेरा संदेशा मेरे मां तक पहुंचाना कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे वचनों का पालन किया है, तुम्हारे बेटे ने युद्ध में गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। कहाँ खाई है गोलियां? सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। ऐसा एक संदेश मेरी मां तक पहुंचा दो बोलकर कौन किसे कह रहे हैं? जो अमृतसर के अस्पताल में भर्ती कराए गए मेजर और उनके अधिकारियों को यह संदेश दे रहे कि मेरे बाद ये संदेश मेरे मां तक पहुंचा दो बोलकर ऐसा संदेश मेजर उनको दे रहे हैं। चित्र में यहाँ दिया है, देखो बच्चों, देखो यहाँ पर। और आगे कहते हैं कि ऐसा दृश्य हमें देखकर भारतीय सेना के लिए हमारा गर्व बहुत
बढ़ जाता है। उनको सम्मान करना हमारा प्रत्येक भारतीय का आद्य कर्तव्य है कि वो इतना संकट सहकर भी हमारे लिए प्राण त्याग कर वो वहां पर है, उस बॉर्डर पर वो तैनात है। दिन रात धूप छाव बारिश ठंडी गर्मी इन सबको सहन कर कर देश के लिए वो अपने प्राणों की बाजी लगा रहे। वो वहां पर है तो हम यहाँ पर सुकून की नींद सो रहे हैं, वो वहां पर है तो यहाँ पर हम सभी त्योहारों को आनंद के साथ मना रहे हैं। अगर सोचो बच्चों, अगर अपने कर्तव्य पर है तो हम यहाँ पर सुरक्षित है, तो हमें एक बार उनके लिए गर्व महसूस करना चाहिए। जैसे कि हमारे रिश्तेदार में अगर कोई सेना में है तो हमें गर्व रहना चाहिए कि हमारे रिश्तेदार में भी सेना में है बोलकर हमें गर्व रहना चाहिए। पेज नंबर 22 पर देखो बच्चों, आगे मैं बोल रहा हूं। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? इतनी गोलियां खाने के बाद अस्पताल में हैं और हंसते हुए अपने अंतिम इच्छा को प्रकट कर रहे हैं कि मेरी माँ तक ये संदेशा पहुंचा दो कि उनके बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं है। तो ये गर्व की बात वो कह रहे हैं। वो बहादुर कौन थे यहाँ पर बताए हुए को जानते हैं? ये बहादुर कौन थे? बहादुर का मतलब वीर शूर साहस व्यक्ति। कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आसाराम त्यागी थे, जिन्होंने मां के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। कौन थे बच्चों ये वीर साहसी मेजर आसाराम। कौन थे? आसाराम त्यागी, जिन्होंने युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने माता को दिए हुए वचन को पालन करते हुए मातृभूमि पर निछावर हो गए, मातृभूमि पर शहीद हो गए। उनका यहाँ पर परिचय दिया है। दीपक बुझ गया पर उनकी अमर ज्योति युगों युगों तक देश को राह दिखाती रहेगी। दीपक बुझ गया यानी उस अमृतसर के अस्पताल में मेजर आसाराम त्यागी शहीद हो जाते हैं, देश पर समर्पित कर देते हैं अपने आप को, शहीद हो जाते हैं। तो वहां पर क्या उद्देश्य दिया गया है? दीपक बुझ गया यानी वो शहीद हो गए। पर उनकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्ति का राह दिखाती रही। यहाँ पर दीपक बुझ गए यानी शहीद हो गए, और अमर ज्योति युगों तक यानी युगों तक आने वाली युगों की पीढ़ी तक ये संदेशा जाता रहेगा, और उनमें भी देशभक्ति का जोश आता रहेगा। और वो भी उदाहरण के लिए आसाराम त्यागी के प्रेरणा से लेकर युद्ध के लिए वो भी जाते रहेंगे, इसी तरह मातृभूमि पर समर्पित होते रहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों अमर ज्योति दिया है। अमर ज्योति का मतलब दिया होता है, अमर का मतलब बताता हूं यहाँ पर मैं। अमर उन्हें कहते हैं जो अपने श्रेष्ठ कर्मों से सेवाओं से मरने के बाद भी याद किए जाते हैं, उन्हें अमर कहते हैं। जो व्यक्ति जीते जी अपने कर्मों से अपने सेवाओं से देश के लिए कुछ कर गुजरते हैं, ऐसे लोग जब हमसे बिछड़ जाते हैं, उनका स्वर्गवास हो जाता है, तब हम उन्हें मरने के बाद भी उनको सदैव उनके सेवाओं के लिए याद करते हैं, तो उन लोगों को हम अमर कहते हैं। तो मेजर आसाराम त्यागी हमारे लिए जीवित है, अमर है, कभी भी वो मरने वाले नहीं। देश के लिए वो अमर हमेशा के लिए सदा स्मरण करते रहेंगे। वो युगों युगों तक हमारे लिए मार्गदर्शन करते रहेंगे, आने वाली भी पीढ़ी इनकी राह पर चलती रहेगी। तो यहाँ पर आगे बताया गया है, अंत में उनका थोड़ा सा आसाराम त्यागी जी का परिचय दिया गया है। आसाराम त्यागी जी भारतीय सेना के मेजर थे। 21 सितंबर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वे शहीद हुए। युद्ध उपरांत उन्हें
महावीर चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। कब? 1965 में भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। उस युद्ध में ये मातृभूमि पर शहीद हो जाते हैं। उनको युद्ध उपरांत यानी युद्ध होने के बाद उनको उनके परिवार को कौन सा सेना में दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार है? महावीर चक्र इनको प्रदान कर कर सम्मान किया गया था। किन्हें? आसाराम त्यागी जी को। यहाँ पर सेना में देने वाले कुछ सर्वोत्तम पुरस्कारों के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको जानकारी रहनी चाहिए। महावीर चक्र तो यहाँ पर आपने सुना है, तो सबसे पहला पुरस्कार आता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जैसे भारत रत्न देते हैं कला साहित्य विज्ञान के लिए सर्वोत्तम उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाने वाला भारत रत्न, उसी तरह सेना में भी दिए जाने वाले पुरस्कार रहते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है परमवीर चक्र। उसके बाद महावीर चक्र जो आसाराम त्यागी जी को दिया गया था। उसके बाद आता है वीर चक्र। उसके बाद कौन सा आता है? वीर चक्र। उसके बाद आता है अशोक चक्र। ऐसे बहुत से प्रशस्तियां हैं जो भारतीय सेना में लड़ाई करने वालों को यहाँ पर दिया जाता है। उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये पाठ आपको समझ में आया होगा कि मेरा देश मेरी माँ, इससे हम क्या सीख सकते हैं, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो इस कहानी को सुनने के बाद बच्चों, पूरा ये कहानी सुनने के बाद आपको और हमें हमारे भारतीय सेना पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी सेना है तो हम यहाँ पर सुरक्षित है। इस सेना को हम शत बार नमन करना चाहिए कि ये सेना की वजह से ही हम आज भारत में सुरक्षित है। ऐसे वीरों की कमी नहीं है भारत में जो मातृभूमि पर अपने आप को बलिदान कर सके। तो उन्हीं मातृभूमि के भारत माता के सपूत आसाराम त्यागी जी है, जिन्होंने अपने माँ के वचन को निभाने के लिए भारत देश पर शहीद हो गए। ऐसे अमर ज्योति को हम शत नमन करना चाहिए। इसके साथ ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम एक अंक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पाठ आपको समझ में आया होगा। अब हम एक अंक के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर ढूंढेंगे। जो एक अंक के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर ले सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न है भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया। प्रश्न में और एक बार पढ़ रहा हूँ, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया। तो उसका उत्तर रहना चाहिए भारत पर दुश्मनों ने सन 1965 को आक्रमण किया था। सन 1965 को दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा प्रश्न है मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया। मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया। बच्चों उसका उत्तर है मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो आया। मेजर को मातृभूमि का स्मरण हो आया। तीसरा प्रश्न है भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती का दीवार बन खड़ा था। तो यहाँ पर और एक बार प्रश्न को पढ़ रहा हूं मैं, भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बन खड़ा था। तो उत्तर है बच्चों भारतीय सेना के लिए इच्छोगिल नहर चुनौती का दीवार बन खड़ा था। चुनौती का दीवार बन खड़ा था इच्छोगिल नहर। चौथा प्रश्न है बच्चों, इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे। इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे। तो उत्तर रहेगा इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए मेजर आसाराम त्यागी तैयार थे। इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए मेजर आसाराम त्यागी तैयार थे। यहाँ पर पांचवा प्रश्न, मेजर ने किसकी परवाह न करते हुए मोर्चे को संभाला। मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चे को संभाला। तो उत्तर होगा मेजर ने अपने प्राणों की यानी मौत की परवाह किए बगैर, मौत की परवाह
किए बगैर उन्होंने मोर्चे को संभाला। यहाँ पर छठा प्रश्न है, मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? मेजर ने अधिकारियों को मुस्कुराते हुए क्या कहा बोलकर आपने पढ़ा है, तो वहां पर आपका उत्तर होना है, मेजर ने अधिकारियों से यह कहा, मेरे मां तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। क्या संदेशा पहुंचाना चाहता था मेजर? अधिकारियों से क्या कहा कि मेरे मां तक एक संदेशा पहुंचा दो कि उनके बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। सातवां प्रश्न है बच्चों, मेजर आसाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में किसकी बाजी लगा दी? तो उत्तर है, मेजर आसाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आठवां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, मेजर आसाराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचन का पालन किया? मेजर आसाराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया? उत्तर है बच्चों, मेजर आसाराम त्यागी ने अपने मां को दिए हुए वचनों का पालन किया। मेजर आसाराम त्यागी ने अपने मां को दिए हुए वचनों का पालन किया। 1 अंक के प्रश्नों पर हमने चर्चा की है और अगले कक्षा में नए पाठ के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको इस पाठ से कुछ संबंधित डाउट प्रश्न रहे तो मुझे फोन कर पूछ सकते हैं। मुझसे जितना हो उतना उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।